नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हैं नई पीढ़ी के बेहद चर्चित लेखक नीलोत्पल मणाल, जो अपनी किताबों के चलते धूम मचाए हुए हैं, चाहे वो डार्क हॉर्स हो, ओघड़ हो या यार जादूगर हो। नीलोत्पल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीलोत्पल जी, आपको जब हम लोग पढ़ते हैं या आपके बारे में सुनते हैं तो लगता है कि गजब, आप में बहुत वेरिएशन है, बहुत लेयर्स हैं। आप लेखक भी हैं, आप कवि भी हैं, आप एक्टिविज़्म भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ लेके कैसे चलते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका। मुझे लगता है कि ये बात आप शायद बहुत आसानी से और बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं। तो मुझे लगता है ना कि ये जो आपने कहा, एक कवि होना, एक एक्टिविस्ट होना, लेखक होना, सब साथ साथ कैसे, मुझे लगता है कि ये एक ही तने की कई शाखाएं हैं। मतलब मूल इसका एक ही है। एक लेखक अपने एक्टिविज्म से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक वो समाज के विषयों में रुचि नहीं लेगा, और रुचि ही केवल नहीं बल्कि उसके लिए बेचैनी नहीं अगर उसके अंदर होगी कि जो समस्याएं उसके लिए समाधान कहाँ से निकल के आए, जो अपने युग के जो भी समस्याएं उससे लड़ने के औजार हम कहाँ से लाएं, यही सब तो ढूंढता है एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट उसको एक्टिव होके सक्रियता से निभाता है, और लेखक उसके लिए टॉर्च जलाता है। तो वो एक ही व्यक्ति कर सकता है कि हम टॉर्च लेकर और फिर काम करते जाएं। और कविता जहाँ तक है, वो भी इसी का एक हिस्सा है। मेरे लेखन में जो भावनात्मक जो कुछ चीज़ें बचती हैं, उसको छान के वो मैं उसके कतरन को जमा करके और उससे मैं फिर कविताएं गढ़ लेता हूँ। तो निश्चित रूप से एक ही काम है जिसकी अलग अलग शाखाएं हैं। तो हम आपको कहें कि आप लेखक विथ एक्टिविज्म या एक्टिविस्ट लेखक हैं? लेखक ही एक्टिविस्ट है। अच्छा, लेखक ये आप कह सकते हैं। तो चलिए हम आपके पहले किताब की बात करते हैं। ये डार्क हॉर्स है, जो पहली किताब आई और आते ही इसमें लिखा है लखपति लेखक, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा कॉपी इसमें बिक चुकी हैं। और हिंदी में यदि कोई लेखक इतना बिक जाए तो कमाल की चीज़ है। मगर इस किताब को पढ़ने के बाद अभी जो एक घटना हुई है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिस तरीके से 3 युवा एक हादसे के शिकार हो गए, आपने तो वहाँ एक लंबा वक्त बिताया है और आपकी पूरी किताब उसी के इर्द गिर्द भी है। तो क्या कहेंगे उस समय जब आप थे और आज जो है, कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? सबसे पहले तो ये मतलब इससे बुरी घटना नहीं हो सकती है, और इससे ज़्यादा मर्माहत करने वाली घटना किसी माता पिता को तो उसका दुख है, उसको तो कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पे और एक एस्पिरेंट के तौर पे जो मैंने वहाँ समय गुजारा है, मैं समझ सकता हूँ कि उसकी भयावहता को आप महसूस करके देखिए कि उस जगह पर अगर हम होते, कोई और होता। तो वो जो घटना है वो एक बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण हुआ। अभी जो मुद्दा जो चल रहा है इस घटना के बाद, कि हम छात्र कह रहे हैं कि हम कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो हमारी सुरक्षा किस तरह से हो। कई लोग अवैध बिल्डिंग जो है बनी हुई है, जर्जर अवस्था में जो बिल्डिंग है उस पर कई फ्लोर बने हुए हैं, और उसी अवस्था में 600 लोग एक एक कक्षा में बैठते हैं और उसका लोड लेके वो बना हुआ है बिल्डिंग, और हम वहाँ खतरे के बीच में पढ़ते हैं। आज बेसमेंट की घटना हुई है, इसके पहले मुखर्जी नगर में आग लगने की घटना हुई थी। बिल्कुल। और अभी ही कुछ दिन पहले एक विद्यार्थी करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी कोचिंग में। तो कहने का मतलब ये है, देखिए पहले और अभी का जो अंतर ये है, पहले तो ये था कि थोड़ी संख्या कम थी, और अगर आप 10 साल 15 साल पहले जाइए तो कुछ जो बिल्डिंग थी वो इतनी जर्जर अवस्था में नहीं थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा बात यह है कि आज के दिनों में जिस तरह की भीड़ है कोचिंग में पढ़ने वालों की, और पढ़ाने वालों के पास जो पर्याप्त जगह नहीं है, उस बीच में ये सब कुछ निकल के आ रहा है कि अब आप खुदाई करके बेसमेंट में क्लासेस ले रहे हैं, आप अवैध रूप से जो 3 मंजिला बिल्डिंग होना चाहिए उसको 5 मंजिला बना के क्लासेस ले रहे हैं। तो बाजार ने एक छोटे से कमरे को, एक छोटे से यूं कहिए कि माचिस के डब्बे में तिल्लियां ठूस कर भरने वाली बात है, और वही बारूद बन के फट रहा है। तो ये बेसमेंट की घटना तो एक घटना है, और मुझे लगता है कि इतना बाजार फैला भी नहीं था यूपीएससी की तैयारी में आज से 10 साल पहले। अब शिक्षक जो है, इसी घटना के बाद मैं देखता हूँ कोचिंग संस्थान की भाषा में देखता हूँ, वो एक कारखाने के मालिक की तरह बात करते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी जो दिव्य कीर्ति जी का बयान आया, या ये सब कोचिंग पढ़ाने वाले अचानक बहुत बड़े मसीहा से बन गए हैं, तो इनके इस रोल पे क्या कहोगे आप? मैं जो आप देखिए कि कोचिंग संस्थान इधर विगत दिनों में कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक सेलिब्रिटी बन के उभरे हैं। सेलिब्रिटी बनना अच्छी बात है, वो उम्मीद बन के उभरे हैं, क्योंकि वो वीडियो में बोलते हैं, वैवाहिक जीवन की भी समस्याओं पर बोलते हैं, संतान सुख की भी बातों पर बोलते हैं, तांत्रिक विद्या पर भी बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी पर भी बोलते हैं।
यूपीएससी के बारे में भी बोलते हैं, यानी कि उनके पास बतासा से लेकर झंडू बाम हर तरह के चीज़ों का समाधान है। यानी एक जादूगर बन के बाजार में आए हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति में सबको ये उम्मीद होती है कि जब इतनी बड़ी समस्या आई है तो हमें इन्हीं से उम्मीद है कि कोई समाधान निकालेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोचिंग की भाषा, वही मैं कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति का नाम लेके इसको नहीं कोट करना चाहूँगा, आप देखिए ना टीवी पर शिक्षकों की बातचीत सुनिए, आप यूट्यूब के चैनल्स पर उनकी बातें सुनिए। कोई टीचर छात्रों को ब्लेम कर रहा है कि तुम इतने दिन से यहाँ पढ़ने आ रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि तुम्हें किसने बुलाया हमारे पास एडमिशन लेने के लिए। कोई अच्छा है जो वो कह रहा है कि हम बेसमेंट में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको अच्छा बिल्डिंग में सुविधा देंगे। अब आप सोचिए कि पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कहाँ पहुँच गई। हम हिंदी मीडियम रिजल्ट के लिए परेशान थे अभी कुछ दिन पहले कि हमारा रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब सारी फोकस उस बात पे होगी कि जो कोचिंग हमें जान जोखिम से बचा के जान माल की सुरक्षा के साथ कक्षा में बैठने की सुविधा देगा, हम वहाँ एडमिशन लेंगे। अब ये पूरा ये चल, यानी कि पढ़ाई की रिजल्ट तो बात की बात है, हमारा जान बच जाए कोचिंग में, यही अब मुख्य रूप से हमारा प्राथमिक उद्देश्य होगा। तो ये बहुत बदल गया है मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर। पढ़ाई लिखाई छात्रों का हित बहुत पीछे छूट गया है, बाजार आगे आ गया है। हम मदारी से जमूरे का खेल देख रहे हैं। छात्र सब्सक्राइबर में बदल चुका है, टीचर यूट्यूबर बन चुका है। यूट्यूबर आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है, वो मज़ा दे सकता है। और सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो हिंदी मीडियम सबसे ज़्यादा इसका मार झेल रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम के पास स्टार हैं और स्टार आपका मनोरंजन करेगा, बिल्कुल स्टार आपका आदर्श नहीं हो सकता। और हिंदी मीडियम के अधिकतर लोग वो हैं जो बहुत सामान्य तबके के लोग होते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं, जो वीडियोस में उम्मीद देख देख के चले जाते हैं, मगर फिर बाद में आपको लगता है वहाँ चले जाते हैं। कई शिक्षक इस बात के लिए बहुत दुखी हैं और क्रोधित भी हैं कि उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। समझने की बात यह है कि जिसका विज्ञापन जितना दिखेगा, बात उन्हीं से पूछी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने विज्ञापनों में हर तरह के समस्याओं का निदान बताया है। तो आप जब कहेंगे कि मिलो शुक्रवार को फलना गली में, हम देंगे हर समस्या का समाधान, तो ये भी समाधान मांगने आदमी वहाँ जाएगा। इसलिए छात्रों को ब्लेम करना कि वो किसी को टारगेट कर रहे हैं, छात्र तो जब छोटे कस्बे से निकलते हैं, बहुत कमज़ोर पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि के लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, वो ना शिक्षक को ना केवल मास्टर और रिंग मास्टर समझ के नहीं पढ़ने आते, उनको अभिभावक की तरह मानते हैं, गुरु को पिता की तरह मानते हैं। उनको लगता है एक बाप मेरा बैठा हुआ है दिल्ली में, वो हमको देख रहा है। हमारे घर वालों को पता भी नहीं है कि हम किसके कमरे में रहते हैं, मेरे मकान मालिक का नाम क्या है, उनको पता है मैं फलना सर के पास पढ़ता हूँ। ऐसी स्थिति में जो भावनात्मक सहयोग और जो भावनात्मक साथ होना चाहिए विद्यार्थियों के पक्ष में, वो गायब हो चुका है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि वो सब अच्छे टीचर्स के साथ हो रहा है। यानी अच्छे टीचर्स बाजार की आंधी में इस तरह से उड़ गए हैं कि संवेदनशीलता उनके ऊपर से वो परत ही झड़ गई है संवेदनशीलता की। आप भी तो बहुत छोटे शहर से यहाँ तक आए थे, दिल्ली आए थे, और दिल्ली का फिर आपने पहचान बनाई। तो क्या उन दिनों आपने जब छोटे शहर में थे और बड़े शहर में आए, तो वो सफ़र कहाँ से शुरू आपका? वो मैं बिल्कुल मूल रूप से तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मुंगेर जिला में एक छोटा सा गांव है संग्रामपुर, और मेरा बचपन पूरा मेरे नानी घर है झारखंड में, वहाँ तो वो संथाल पगना यानी कि बिल्कुल आदिवासियों के गांव के पास मेरा गांव है, एक नूनीहाट नाम का, झारखंड में दुमका जिले में। वहाँ से सफ़र शुरू किया था। आप उस गांव में रह के तुरंत तो नहीं सोच सकते कि मैं आईएएस करने जाऊँगा, यूपीएससी करने जाऊँगा, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि आज के युग में अब ये बहाना नहीं चल सकता कि हम छोटे रास्ते से आए हैं इसलिए बड़ा मंजिल नहीं पा सकते। आप संकरी गलियों से भी चलते हुए दोनों हाथ फैला के, थोड़ा दीवार ढाने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप हाथ फैलाएंगे और फिर सामने कितना भी ऊंचा पहाड़ हो आप उसकी चढ़ाई तय कर सकते हैं। तो मेरा भी यात्रा बस यही एक साधारण यात्रा ही आप उसको मानिए, जो किसी भी सामान्य लड़के लड़कियों की रहती है। और मुखर्जी नगर का जो रहवास था, आपका एक छोटा सा पड़ाव था जिसमें आपने अनुभव लिए, मुखर्जी नगर में लिए। और मैं यही कह रहा हूँ, आज भी मैं छात्रों से कहता हूँ कि मुखर्जी नगर मेरे लिए तब केवल कोचिंग लेने का जगह नहीं था। आपने भी जिस शिक्षक का नाम लिया, मैं उनका विद्यार्थी रहा हूँ। मेरे 2 शिक्षकों से मैंने पढ़ा वहाँ पर, डॉक्टर विकास दिवकीर्ति सर और रजनीश राज सर, इतिहास और हिंदी। और मैं आपको सही बताता हूँ कि एक पिता की भूमिका में मैंने शिक्षकों को देखा है। पता नहीं मुखर्जी नगर में वो पिता की भूमिका वाले शिक्षक कहाँ चले गए। कोचिंग कॉलेज नहीं है ना सर, लेकिन क्या करिएगा आप, 600 लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं कक्षा में, तो किसी भी तो कॉलेज हो गया है, तो स्कूल चल रहा है।
स्कूल में नहीं चल रहा, वो सेमिनार चल रहा है, मैं तो कहता हूँ रैली चल रहा है। रैली चल रहा वो रैली है जहाँ किताब लेके टेबल पर बेंच पर रैली में लोग बैठे हुए हैं, सब्सक्राइबर्स की रैली है, सब्सक्राइबर्स का सेमिनार है। वहां पर कोई शिक्षक जो कि क्या बोलते हैं वीडियो से कनेक्ट हो रहा है, जो खंभों में प्रकट हो रहा है, मतलब शिक्षक ऐसे करके कम चश्मा वाला जिसको नहीं दिखता बेचारा, तैयारी करते करते आँख की रोशनी तो चली ही जाती है जब तुरई पालक मिलता नहीं है दिल्ली में, तो ऐसे करके आप देखते हो तो आपको इतना छोटा शिक्षक दूर नजर आता है, तो फिर वो खंभे में प्रकट होता है, वहाँ पढ़ा रहा होता है, उससे आप कैसे इमोशनली उसको पिता और भाई और अभिभावक के तौर पर देखिएगा। तो हिंदी पट्टी का लड़का कोचिंग में शिक्षक के पास नहीं जाता है, वो असल में अपना मार्गदर्शक, अपना एक और भाई, अपना एक और पिता, अपना एक यूं समझिए कि अपना एक सहारा देख के वहां पर जाता है, जो हर पल उसके साथ खड़ा रहेगा, जो अब बिल्कुल नहीं है। जो अब बिल्कुल नहीं है। आपकी फिर एक अगली किताब की बात करें, ये ओघड़ है। ये ओघड़ भी बहुत बिकी है और इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये किताब मगर आपकी एकदम दोस्ती पे है और ग्रामीण परिवेश पे है, मगर पहली किताब और दूसरी किताब के बीच आपने बड़ा लंबा वक्त लिया, तो इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह रही कि एक अच्छी दुर्घटना या घटना कहिए कि इस किताब जो मैंने 9 दिनों में लिखी थी, डार्क हॉर्स, उसको मुझे सिर्फ 9 दिनों में? सिर्फ 9 दिनों में। 9 दिनों में कोई किताब लिख सकता है? हाँ, मतलब किताब लिख तो सकता है, लेकिन सोचना 9 दिनों में संभव नहीं है। तो एक विषय तो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इसके पहले किताब के ठीक पहले मुखर्जी नगर में मैं अनशन पे बैठा था, सीसेट का आंदोलन चल रहा था कि सीसेट का सिलेबस हटाओ, उसको क्वालिफाइंग करो, ये मानविकी और हिंदी पट्टी के बच्चों के पक्ष में नहीं है। तो उस दौरान मुझे लगा ना कि मुझे इस दुनिया की कहानी लिखनी चाहिए। तो मैं जब अनशन पर भी बैठा रहता था तो मेरे दिमाग में कहानी चल रही है, मैं भाषण दे रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कहानी चल रही है, मैं जा रहा हूँ यूपीएससी के चेयरमैन से मिलने, वहाँ दरवाजे पर मुक्का मार रहा हूँ, तो वो कहानी चल रही है। तो एक कहानी मंच में कक्षा में भी बैठा रहता था, तो मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया मेरे दोनों शिक्षकों ने, डॉक्टर विकास देवकीर्ति और रजनीश राज सर ने, कि भाई आप में ये भी एक एलिमेंट है, आप इसको भी निखार सकते हैं। तो वो कहानी 2-3 साल पकती रही, लेकिन 9 दिनों में मैंने उसे उतार दिया। हाँ, उस आंदोलन में बहुत तरह की उतार चढ़ाव आए और उससे व्यथित था कि आंदोलन में सफलता नहीं मिल रही है, हालांकि अगले साल फिर मिली। और उसी दिन नोटिफिकेशन आया यूपीएससी ने सीसेट को क्वालिफाइंग करने का, जिस दिन ये किताब रिलीज हुई थी 13 अप्रैल 2015 को ये किताब आई थी और 13 अप्रैल 2016 को सीसेट क्वालिफाइंग हुआ था। तो उसी दौरान मुझे लगा कि कहानी लिखनी चाहिए, तो 9 दिनों में मैंने ये लिखा। लेकिन जब ये पुरस्कार मिल गया, थोड़ी पहचान बन गई, थोड़ी किताब बिकने लगी, तब मुझे लगा, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी सर ने मुझे इस किताब के लिए जब बधाई दी थी, बधाई क्या, उन्होंने बहुत हौसला दिया है मुझे। मैं वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शायद पहले इतने गुणी और इतने बड़े लेखक जिन्होंने मेरी किताब को छपने के बाद पढ़ा था, डार्क हॉर्स को, और उन्होंने कहा था कि बेटा अब तुम्हारी असली परीक्षा दूसरी किताब की है, तो तुम पर है कि तुम हड़बड़ी में गाड़ी खाई में ले जाते हो या फिर ट्रैक पे रखते हो। तो ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी और मैंने वक्त लिया, उन्होंने जो कहा उसको गुना, और मैंने 4 साल लिया दूसरी किताब लिखने में। ओघड़ आपने 4 साल लिया? 4 साल मैंने लिया। 2019 में ये किताब आई। ओघड़ के बाद से फिर आपने हर किताब में अपनी एक कविता, हाँ, गीत मैंने लिखना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी जो गीत है, चलो साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, यहाँ की नदियाँ प्यासी हैं, यहाँ घनघोर उदासी है, यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है, मन यहाँ से उबा जाए, चल साधो कोई देश। कुछ गुनगुना के बताइए हमको। ये गीत इस तरह से है, उसमें एक दृश्य है कि एक साधु, एक उसमें प्रोटोगोनिस्ट जो है वीरेंची, वो कहीं से थाने में मार लात खा के आता है, तो उसके पिता नहीं है, तो माँ उसको रात को हल्दी उल्दी लगा रही है, तो उसको कहीं रात को 11:30-12 बजे एक गीत सुनाई पड़ता है, तो पता करता है, माँ से पूछता है माँ कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो माँ कहती है पूरब तरफ से। तो प्राइमरी का स्कूल है वहाँ पे, वहीं पर एक साधु अपना सारंगी लिया और खिचड़ी चढ़ा हुआ है 4 ईंटे पर एक तसला में, और वहीं ये जाके चुपचाप बैठता है, वहीं गीत बज रहा है, वो जो गा रहा है साधु गा रहा है कि चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, यहाँ की नदियाँ प्यासी है, यहाँ घनघोर उदासी है, यहाँ के दिन भी जले जले, यहाँ की भोर भी बासी है, चल साधो कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए, कि मन यहाँ से उबा जाए, चल साधो
कोई देश यहाँ का सूरज डूबा जाए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो एक जो व्यवस्था से जो व्यथित एक व्यक्ति है, वो तान में अपने समय की तान खींच रहा है वो इस गीत में। मगर इसके साथ साथ आप मंची कवि भी हो गए हैं आजकल, और मंच पे भी कविताएं और ये गीत गाते हैं। बिल्कुल। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, और ये क्यों सोचा आपने? पहले तो मैं मंचीय कवि शब्द को थोड़ा सा और रिफाइन करके या यूं कि स्पष्ट करके बताऊं, दुनिया में दो ही तरह की कविता है सर, एक मंचीय, दूसरी प्रपंचीय। ठीक है, कविता बिना मंच के गति में आ ही नहीं सकती, जाएगी कैसे? यानी कि तो उसको सुनने वाले ना हो। बिल्कुल, मानस को भी जनता के बीच जाने के लिए व्यासपीठ की जरूरत है ना, एक मंच है। हाँ। उस व्यासपीठ पर बैठ के जब आचार्य मानस का पाठ करते हैं तब वो जनता के बीच जाती है। तो मंच को कुछ लोगों ने, एक ऐसा युग आया जब गुफा में बैठे लोगों ने, गुफा का मतलब अपने औदात्य के गुफा में बैठे हुए रचनाकारों ने मंच को निषेधात्मक चीजों के रूप में देखा, है ना। जो सरकार से आजीविका की गुहार लगाते रहे, लेकिन जनता के बीच में जाकर कहा कि हम तो पूंजी के खिलाफ हैं, हम बाजारू नहीं हैं, इसलिए हम अपनी चीजें बेचेंगे नहीं, हम चुपचाप सौदा कर लेंगे। है ना। तो बाजार को इस तरह से दिखाया गया, लोगों ने अपनी रीढ़ बेच दी ये दिखाने में कि हम अपनी हाथ पीछे रखते हैं, हम जनता के बीच जाएंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे, हमको जनता के बीच क्यों जाएंगे? छोटा आंका जाएगा। लेकिन जन के लोग को जन के बीच जाना चाहिए। भिक्षा मांगने वाली परंपरा रही है सनातनों की, जहाँ भिक्षाटन को भिखमंगागिरी नहीं बोला जाता है, भिक्षाटन वो साधु का काम है, संत का काम है। हाँ। लेकिन हमारे साहित्यकारों ने जनता के बीच में जाकर भिक्षाटन नहीं किया, दरबार में जाकर सौदा कर लिया। तो ये हुआ, वहीं से ये आई कि मंचीय लोग। तो मंच की कविता जो है वो सम्मान देने वाली है, वो आपको सीधे जनता से जोड़ती है, और आपका लिटमस टेस्ट वहीं तुरंत होता है कि जनता को पसंद आई कि नहीं। आई कि नहीं आई का मतलब कि उसके जहन में वो जन के लायक है कि नहीं, जनता के लिए उपयोगी है कि नहीं, वो तुरंत आपको पता चलता है। और आप जनता से उसकी आकांक्षाओं के बारे में जानते भी हैं, तो रोज मांझते भी हैं खुद को। तो ये कविता ने मुझे दोनों चीजें दी। आज के युग में कविता लोकप्रियता भी देती है, मंच की कविता आपको पहचान तो देती ही है, और मंच की कविता आपको आजीविका का भी एक बड़ा मोर्चा देती है। वो कविता जो आपसे मंच पे जनता बार बार गाने की या सुनाने की गुहार करती हो? एक मैं गीत सुनाता हूँ जिसको मैंने पहले पहल मंचों पर गाया था, मैं वही सुनाता हूँ, ये गाँव की दुनिया को लेकर। कि थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअर एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, और आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। एक लंबी कविता है कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। आज के आधुनिक युग में जब हम रोज नई नई चीजों को देख के अचंभित होते हैं, तो पुरानी चीजें कितनी जरूरी है उस पर ये पूरी कविता। और अच्छा लगता है कि आपका जुड़ाव, मैंने इतना लंबे सफर के बाद भी गांव से, गांव की विषमताओं से, गांव की गरीबी से, गांव के रहन सहन से है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत भी अभी गाँव को है कि उसके मोर्चे से आवाज आनी चाहिए। उसकी आवाज को मुखर कौन करेगा? आप देखिए ना, शहरों के पास समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके पास आवाज भी है। गांव के पास समस्याएं हैं, उसकी आवाज शहर तक आ नहीं पाती है, क्योंकि संसद तो किसी किसान के खेत के गलियारे में बनेगा नहीं, उसको तो बनना राजपथों के आसपास है ना। बिल्कुल। विधानसभा तो किसी गांव के पगडंडियों के आसपास बनना नहीं है, उसको तो किसी राजपथ ही बनना है ना। तो वहां तक आवाज आए कैसे? तो हम लोगों को ना हकार लगाना पड़ता है खेत पे खड़ा होके, इसलिए ऊंचा भी गाना पड़ता है कि आवाज दूर तक जाए। तो लेखन, कलाकार, इन पत्रकार, इन सब का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वो वहां जाए और वहां की आवाज उठाएं गांव की, क्योंकि गांव की समस्याएं यहाँ तक पहुंच नहीं पा रही। मगर बिहार, दिल्ली, झारखंड के अलावा आपके एक भोपाल कनेक्शन भी, मध्य प्रदेश कनेक्शन, आपकी पत्नी भोपाल की हैं। तो कहाँ से ये शुरुआत हुई कि आप भोपाल के दामाद हो गए, मध्य प्रदेश के दामाद हो गए? बिल्कुल, मेरा विवाह प्रेम विवाह ही है, और पत्नी मेरी यूं कहिए कि मेरी किताब की पाठिका थी। और वहाँ से तो भोपाल से मेरा कनेक्शन तो अब क्या, अब तो मध्य प्रदेश सच में दामाद ही हुआ। मैं गंगा के किनारे से आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोक्ष नर्मदा के किनारे मिलना है ना। हम गंगा किनारे वाले हैं।
तो और वो यही हैं, यही मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में हैं। तो लेकिन एक बात है कि सांस्कृतिक तौर पर अब जब मैं मध्य प्रदेश के गांव में भी देखता हूँ, जाता तो हूँ, जरा उस प्रेम कहानी के बारे में बताइए। प्रेम कहानी जो सबकी एक जैसी होती है सर, मतलब नहीं, अलग अलग भी होती है। मतलब उसके तंतु एक से होते हैं, डिजाइन अलग अलग भले बना दीजिए, रेशा तो एक ही होता है ना। कोई फूल काटे, कोई चौखुट काटे, मतलब उसका डिजाइन अलग होता है। तो यही था कि वो किताब की पाठिका थी, फिर हम लोग में बातचीत होने लगी धीरे, और 2-3 साल के बाद हम लोगों ने विवाह किया। तो विवाह किया तो मतलब सामाजिक तौर पे ही किया, और फिर जो है कि अब 2.5 साल अभी हुए हैं विवाह के। विवाह कर लिया है, अब जो है कि अब प्रेम कहानी के बारे में करने बता के भी क्या होगा। प्रेम कहानियों को तभी तक कोई गुन बुन सकता है शादी के पहले तक। शादी के बाद जो है कि अब तो महाकाव्य लिखा जाएगा जिसमें प्रेम कहीं कहीं आए तो ठीक है, दुआ दीजिए। तो कभी कुछ प्रेम कहानी लिखने की इच्छा नहीं होती आप? लिखता मैं, लेकिन मेरी ठीक लेखन जब मेरा परिपक्व होने का था तभी मैंने विवाह कर लिया। तो अब जो है कि अब आप त्रासदी ही लिखें तो बेहतर है। अब आपका दृष्टि और भी पैनी हो गया है, दुनिया की त्रासदियाँ आप और भी पैनी तरीके से देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रेरणा मिले वही काम करिए। तो अब मुझे लगता है कि त्रासदियों को मैं बेहतर ढंग से मैं लिख सकता हूँ। तो यही है। और प्रेम कहानी आप किसी और के हिस्से में छोड़ता हूँ कि वो मेरे बाद की जो पीढ़ी है वो प्रेम कहानियों पर खूब कलम चलाए और अच्छी अच्छी कहानियाँ समाज आपकी को जो दे। नई किताब आई है यार जादूगर, वो भी बहुत बिक रही है, वो भी बहुत पॉपुलर हो रही है। तो उसमें आपने क्या एकदम अलग करने की कोशिश की है? वो सर जीवन मृत्यु की जटिलता पर वो हाँ। किताब मैंने लिखी है, और एक बहुत हाइपोथेटिकल परिकल्पना है कि उसमें एक ऐसा व्यक्ति है बूढ़ा जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है। मतलब कोई आदमी अगर मरा है तो वो आप उसको उसकी तस्वीर दीजिए तो वो उतनी ही उम्र का एक व्यक्ति जिंदा करके आपको दे देता है। अब ये इतनी हाइपोथेटिकल परिकल्पना है। अब यहाँ से समाज भारत का कैसे जुड़ता है, गांव कैसे जुड़ता है, और किस तरह से अमरत्व जो है वो अभिशाप है मनुष्य के लिए, ये मैंने वहाँ पर कहने की कोशिश की है गांव की कहानी से। दूसरा कि इस मामले में हम भगवान से ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें बार बार जन्म नहीं लेना है। हम अमर नहीं हैं, हम अश्वत्थामा नहीं हैं। ये मैंने बताने की कोशिश की। और मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु और यमराज ये कोई विलेन नहीं है। हम इसीलिए महत्वपूर्ण है या हम इसीलिए यशस्वी हैं क्योंकि हमको पता है कि मृत्यु आनी है। जिस दिन हमको पता चल जाएगा कि मौत नहीं आनी है तो हम कहेंगे 100 साल खैनी लगाते हैं, अब 50 साल जो है गांजा पियेंगे, 150 साल के बाद सोचते हैं स्कूल में एडमिशन लेने का। आपको पता है कि जीवन का एक पैकेज है, मौत तो आनी है, वो आनी है, इसीलिए आपको सारी कहानी कह जानी है। तो वहां से वो कहानी आती है। आपने जिनका नाम लिया था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उनका उपन्यास एक हम ना मरब, हाँ, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि आदमी, हम सब लोग अपनी जो मौत होती है उसको कैसा उत्सव मनाते हैं और कितनी बढ़िया तरीके से हमारी ज़िंदगी में मौत का एक स्थान होता है। मैं यही जानना चाहूँगा कि अब क्या लिख रहे हैं? तीसरी का चौथी किताब क्या होगी? चौथी किताब कुछ महीने में मैं ले आऊँगा, और चौथी किताब जो है वो आज के युवाओं की ज़िंदगी पर है। उसमें कुछ 4-5 युवा हैं जो 4-5 परिवार से, अलग अलग पृष्ठभूमि के परिवार से आ रहे हैं, और किसी की सरकारी नौकरी की आकांक्षा है, कोई आजकल नया एक शब्द है एंटरप्रेन्योर, वो स्टार्टअप। हाँ, स्टार्टअप। किसी के माता पिता को लगता है कि सरकारी नौकरी में क्या रखा है, किसी के माँ बाप अभी भी चिंतित है कि बेटा मेरा यही कर ले। कोई एमएससी करके पान की दुकान चला रहा है, जो पान की दुकान चला रहा है वो लॉटरी खेल रहा है कि यहीं से मैं उद्योगपति हो जाऊंगा। तो वो जो युवाओं को एक चौराहे पर खड़ा करके एक लेंस से मैंने दिखाया कि कई दुनिया रास्ते जो जा रहे हैं कई, उसको लेके मैंने ये किताब लिखा है, और वो 21वीं सदी के युवाओं की बेचैनी का दस्तावेज। मैंने अच्छी बात यही है कि आप लगातार फोकस युवाओं को किए हुए हैं, जो आपको देखता है, आपको पढ़ता है, आपसे गाइड होता है, और फिर जैसा कि आप कहते हैं कि आप तो एक एक्टिविज़्म भी एक साथ में लेके चलते हैं, तो उस बहाने एक एक्टिविज़्म और सवाल पूछने की चेष्टा भी करता है और एक विचार भी बनाता है। निश्चित रूप से वही अखाड़ा है, उसी अखाड़े की मिट्टी से जो भी मूर्त बनाऊंगा उसी अखाड़े से उठा के। क्या बात है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो विस्तार न्यूज़ में आप आए और आपने हमको इतनी सब बातें बताई, और आपकी ये जो लगन है, आपकी जो जिजीविषा है, और आपकी जो बेचैनी है, और आपका जो एक्टिविज़्म है, लगातार ऐसा फले फूले और जिंदा रहे, क्योंकि देश को ऐसे युवा लोगों की ज़रूरत है जो ऐसा सोचें, ऐसा बोलें और अपनी चीज़ों को दूर दूर तक पहुंचाएं, चाहे वो लेखन के द्वारा हो, चाहे कविताओं के द्वारा हो। तो नीलोत्पल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विस्तार न्यूज़ में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे नीलोत्पल जी, और अगले हफ्ते हम फिर किसी नई शख्सियत से, किसी नए मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।